उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ अपना क्रिएट करते हैं, कुछ अपना बनाते हैं जो ग्राफिक्स की दुनिया को पर्सनल कंप्यूटर में भी लेकर जा सके। ईस्ट सैन जोस कैलिफोर्निया में एक रेस्टोरेंट है डेनिस रेस्टोरेंट के नाम पे। वहां पे ये तीनों लोग मिला करते थे, अपने न्यू आइडियाज शेयर करते थे, प्लानिंग करते थे न्यू कंपनी को क्रिएट करने के लिए। जेनसन डॉन से मिलते हैं और अपने कंपनी के आइडिया के बारे में बताते हैं और वहां से उनको $2.5 मिलियन की फंडिंग मिलती है। 2,49,000 चिप एनवीडिया को वापस रिटर्न कर दिए जाते हैं। इस फेलियर के बाद उन्होंने अपनी NV2 डेवलपमेंट को रोक दिया। टेस्ला P100 चिप से एनवीडिया AI के हार्डवेयर बैटलफील्ड में ऑफिशियली एंटर करती है। जैसे चैट GPT, GPT-4, GPT-5 सब एनवीडिया के GPU और CUDA प्लेटफॉर्म को ही यूज करते हैं। एक कंपनी एनवीडिया जिसने ग्राफिक चिप बनाने से अपना सफर स्टार्ट किया, सबसे पहले गेमिंग इंडस्ट्री को बदला और आज AI की डेवलपमेंट और ग्रोथ के पीछे जो इंजन है वो एनवीडिया है। एनवीडिया दुनिया का सबसे पावरफुल और डोमिनेंट प्लेयर है AI को चलाने के लिए रिक्वायर्ड हार्डवेयर और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने में। इस वीडियो में हम देखेंगे एनवीडिया का राइज फ्रॉम $0 to $1 ट्रिलियन एम्पायर, हर वो ट्विस्ट, हर वो इन्वेंशन, हर वो बैटलफील्ड जिससे एनवीडिया दुनिया के टॉप पर पहुंची। मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो टेक और नॉन टेक दोनों लोगों को समझ में आए। टेक वालों के लिए तो ये इंटरेस्टिंग होगा ही, लेकिन नॉन टेक वाले भी इससे बहुत कुछ समझ और जान सकेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में टेक्निकल टर्म्स को बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की। एनवीडिया के बारे में जानने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि जीपीयू क्या होता है, क्योंकि एनवीडिया सबसे पावरफुल जीपीयू बनाता है AI एप्लीकेशंस और टूल्स को चलाने के लिए। जीपीयू की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक हार्डवेयर है, ये फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो कंप्यूटर या किसी डिवाइस के अंदर लगी हुई होती है। जीपीयू को सुपर फास्ट ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। ये हेवी और कॉम्प्लेक्स टास्क की प्रोसेसिंग एक साथ करता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का। जो भी हम कंप्यूटर से पूछते हैं, जैसे 25 + 95 कितना होता है, तो इसकी कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है, क्योंकि सीपीयू ब्रेन होता है कंप्यूटर का। अब सीपीयू और जीपीयू में क्या डिफरेंस होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सीपीयू एक इंटेलिजेंट टीचर है जिसको सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लेकिन वो एक साथ सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकता। हेवी टास्क और मल्टीटास्किंग सीपीयू नहीं कर सकता। जीपीयू पूरी एक टीम है टीचर्स की जो पैरेलली सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ा सकती है। जीपीयू हेवी टास्क की प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग कर सकता है। हर कंपनी जो बड़ी बनती है उसके पीछे उसके फाउंडर्स का हार्डवर्क, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और डिटर्मिनेशन होता है कि कुछ बड़ा क्रिएट वो कर सकते हैं। सेम एनवीडिया की स्टोरी है। एनवीडिया के फाउंडर्स ने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था और आज इस कंपनी को $3.9 ट्रिलियन की कंपनी बना दिया है। इनके फाउंडर्स का नाम है जेनसन हुआंग, क्रिस मालाकवस्की एंड कर्टिस ब्रेन। जेनसन का जन्म Feb 17, 1963 को ताइनन सिटी, जो ताइवान कंट्री में, वहां हुआ था। 9 साल की उम्र में जेनसन US मूव कर जाते हैं और बाकी की एजुकेशन US में करते हैं। 1984 में जेनसन BS करते हैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से और 1992 में MS करते हैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। जेनसन BS करने के बाद एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस AMD कंपनी को ज्वाइन करते हैं एज अ चिप डिजाइनर। कुछ साल वो AMD में काम करते हैं, उसके बाद LSI लॉजिक कंपनी को ज्वाइन करते हैं एज अ चिप डिजाइन इंजीनियर। जब वो LSI लॉजिक कंपनी में काम कर रहे होते हैं
तो उनको एक प्रोजेक्ट के लिए असाइन किया जाता है। इस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि एक कंपनी जिसका नाम सन माइक्रो सिस्टम्स होता है वो LSI लॉजिक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है कस्टम ग्राफिक चिप को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने के लिए अपने हाई एंड वर्क स्टेशंस के लिए। हाई एंड वर्क स्टेशंस वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हैवी और बिग टास्क को हैंडल कर सकते हैं, वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर जैसे नहीं होते। और ग्राफिक्स, जो भी हम इमेजेस, पिक्चर्स, एनिमेशन, डिजाइन देखते हैं स्क्रीन पे, उसको ग्राफिक्स कहते हैं। ये बात लेट 80s की है जब CPU ही सारे काम करता था प्रोसेसिंग की। इस प्रोजेक्ट में ग्राफिक्स का काम या प्रोसेसिंग ग्राफिक चिप करती और हमें टोटली CPU पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। जेनसन इस प्रोजेक्ट के लिए सन माइक्रो सिस्टम्स जाते हैं और वहां पे उनकी मुलाकात होती है क्रिस और कर्टिस से, जिनके साथ उनको मिलकर इस प्रोजेक्ट में काम करना था। क्रिस सन माइक्रो सिस्टम में एज अ सीनियर स्टाफ इंजीनियर काम कर रहे थे और कर्टिस एज अ चीफ ग्राफिक आर्किटेक्ट। ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट होता है और इससे फाइनेंशियली गेन भी होता है सन माइक्रो सिस्टम्स को। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद क्रिस और कर्टिस को लगता है कि ग्राफिक चिप की मार्केट सिर्फ हाई एंड वर्क स्टेशंस तक ही लिमिटेड नहीं है, उसका स्कोप पर्सनल कंप्यूटर्स में भी है। लेकिन सन माइक्रो सिस्टम्स इस चीज पे फोकस नहीं करना चाहती थी। उनका फोकस था सर्वर्स, नेटवर्किंग, जनरल पर्पस कंप्यूटिंग पे। क्रिस और कर्टिस कंपनी की इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ अपना क्रिएट करते हैं, कुछ अपना बनाते हैं जो ग्राफिक्स की दुनिया को पर्सनल कंप्यूटर में भी लेकर जा सके। उनको लगता था कि इस एरिया में बहुत ग्रोथ है और बहुत कुछ हो सकता है। क्रिस और कर्टिस जेनसन से मिलते हैं और अपना कुछ न्यू क्रिएट करने का आइडिया जेनसन के साथ शेयर करते हैं। क्रिस, कर्टिस, जेनसन ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे काम कर चुके थे, इसलिए एक अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। ईस्ट सैन जोस कैलिफोर्निया में एक रेस्टोरेंट है डेनिस रेस्टोरेंट के नाम पे। वहां पे ये तीनों लोग मिला करते थे, अपने न्यू आइडियाज शेयर करते थे, प्लानिंग करते थे न्यू कंपनी को क्रिएट करने के लिए। वो तीनों कहते हैं कि उन्होंने डेनिस रेस्टोरेंट इसलिए चुना क्योंकि वो 24 आवर्स ओपन रहता था। लेट नाइट्स और अर्ली मॉर्निंग डिस्कशंस वहां पे हो सकती थी क्योंकि तीनों को अपनी जॉब भी मैनेज करनी होती थी। तीनों जानते थे कि फ्यूचर में वो अपनी सिक्योर जॉब्स को छोड़ के कुछ प्रॉमिसिंग स्टार्ट करने वाले हैं। जेनसन ने अपने 30th बर्थडे Feb 17, 1993 को LSI लॉजिक से रिजाइन किया और क्रिस और कर्टिस ने भी अर्ली 1993 में सन माइक्रो सिस्टम छोड़ दी थी। जेनसन ने जब LSI लॉजिक कंपनी से रिजाइन किया तब वहां पे वो डायरेक्टर की पोजीशन पे थे। अप्रैल 5, 1993 को एनवीडिया ऑफिशियली स्टार्ट होती है। अब कंपनी का नाम एनवीडिया क्यों रखा गया? तो जब जेनसन, कर्टिस और क्रिस न्यू कंपनी खोलने के आइडिया पे काम कर रहे थे तो ये अपनी फाइल या डिजाइन डॉक्यूमेंट्स को एनवी के नाम से सेव करते थे। एनवी का मतलब यहाँ पर था नेक्स्ट वर्जन। पहला डिजाइन इन्होंने NV1 से सेव किया, दूसरा NV2 से, और इसी तरह नंबरिंग चलती रही। एनवी इनके लिए इंटरनल आइडेंटिटी बन चुका था। जब कंपनी का नाम डिसाइड करने की बारी आई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा नाम रखे जो एनवी से स्टार्ट होता हो। उनको एक लैटिन वर्ड मिला जो था इनवीडिया, INVIDIA, जिसका मतलब था ईर्ष्या, जलना, एनवी करना। तीनों चाहते थे कि वो एक ऐसी कंपनी खोले, ऐसी ग्राफिक्स की कंपनी खोले जिसको देख के बाकी सारी कंपनीज जले, उनको एनवी फील हो। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एनवीडिया से आई हटा के नाम एनवीडिया रखते हैं ताकि एनवी का कनेक्शन भी बना रहे। इवन एनवीडिया का लोगो भी एक आंख है, आई है, जिसका मतलब है आई ऑफ एनवी। हर कंपनी को स्टार्ट करने के लिए फंडिंग की जरूरत होती है। एनवीडिया को उसकी फंडिंग कहां से मिली? जेनसन अपने एक्स बॉस
बिल डेविडो के पास जाते हैं और अपने कंपनी के विजन के बारे में बताते हैं। बिल डेविडो सिलिकॉन वैली में काफी रिस्पेक्टेड नाम था। बिल जेनसन को पर्सनली रिकमेंड करते हैं सिक्वोया कैपिटल के फाउंडर डॉन वैलेंटाइन को। बिल डॉन से कहते हैं कि जेनसन शार्प है, सीरियस है और वो कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहता है, उसको फंडिंग प्रोवाइड की जाए। जेनसन डॉन से मिलते हैं और अपने कंपनी के आइडिया के बारे में बताते हैं और वहां से उनको $2.5 मिलियन की फंडिंग मिलती है। जैन 22, 1999 को एनवीडिया पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाती है। फेलियर ऑफन कम्स बिफोर सक्सेस, और यही हुआ एनवीडिया के साथ जब उन्होंने अपनी फर्स्ट डेवलपमेंट करी थी ग्राफिक चिप की, जिसका नाम था NV1। ये बात है 1995 की, जब कंप्यूटर्स पे अगर हमें गेम्स खेलनी होती थी, गाने सुनने होते थे या वीडियोस देखनी होती थी, तो हमें सेपरेट कार्ड्स या ड्राइवर पार्ट्स चाहिए होते थे जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए जाते थे। NV1 चिप में ये सारे फीचर्स एक साथ इंटीग्रेट कर दिए गए थे। फिर भी NV1 जो एनवीडिया की फर्स्ट डेवलपमेंट थी, वो उनका फर्स्ट फेलियर बन गया। उस टाइम पे लोगों को लगा नहीं कि उनको एक ऐसी चिप की जरूरत है जिसमें सारे फीचर्स एक साथ मिल जाएं, और चिप की कॉस्ट भी ज्यादा थी। और दूसरा, NV1 के बनाने में क्वाड्रेटिक टेक्सचर मैपिंग का यूज हुआ था, जिससे 3D ग्राफिक्स बहुत रियलिस्टिक दिखाई देते थे। लेकिन ये टेक्निक माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्ट 3D सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल नहीं थी। डायरेक्ट 3D सॉफ्टवेयर गेम्स को चलाने के लिए और बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। इन वजहों से NV1 चिप मार्केट में फेल हो गई। एनवीडिया ने 2,50,000 चिप भेजी थी अपने पार्टनर डायमंड मल्टीमीडिया को। 2,49,000 चिप एनवीडिया को वापस रिटर्न कर दिए जाते हैं। इस फेलियर के बाद उन्होंने अपनी NV2 डेवलपमेंट को रोक दिया। 1997 में एनवीडिया ने रीवा 128 ग्राफिक चिप के साथ गेमिंग इंडस्ट्री में अपना स्ट्रॉन्ग कदम रखा। जो गलतियां NV1 चिप के फेलियर का कारण बनी थी, वो उन्होंने रीवा 128 की डेवलपमेंट के टाइम पे रिपीट नहीं करी। रीवा 128 डायरेक्ट 3D सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल थी और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं थी। रीवा 128 से एनवीडिया की सक्सेस स्टोरी स्टार्ट होती है। 1999 में एनवीडिया ने GeForce 256 ग्राफिक चिप को लॉन्च किया। GeForce 256 हिस्ट्री में फर्स्ट GPU कहा गया है। इसे फर्स्ट GPU इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे पहले ग्राफिक प्रोसेसिंग के कई काम जैसे ट्रांसफॉर्म और लाइटिंग, उसके लिए CPU पे डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन GeForce 256 ग्राफिक चिप के बाद CPU पे डिपेंडेंसी टोटली खत्म हो जाती है और सारे ग्राफिक प्रोसेसिंग के काम ये ग्राफिक चिप खुद कर लेती है। ईयर 2006 में एनवीडिया ने CUDA नाम का एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और यहाँ से एनवीडिया AI की दुनिया में अपना पहला कदम रखती है। CUDA की फुल फॉर्म होती है कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। ये एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिससे प्रोग्रामर्स एनवीडिया के GPU के लिए इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, ताकि GPU सिर्फ ग्राफिक प्रोसेसिंग ही नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सके। आज के एडवांस्ड AI टूल्स जैसे ChatGPT, GPT-4, GPT-5 सब एनवीडिया के GPU और CUDA प्लेटफॉर्म को ही यूज करते हैं। CUDA सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से एनवीडिया AI की दुनिया में एंटर करती है, लेकिन 2016 में टेस्ला P100 चिप से एनवीडिया AI के हार्डवेयर बैटलफील्ड में ऑफिशियली एंटर करती है। टेस्ला P100 GPU स्पेशली डीप लर्निंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टास्क के लिए डिजाइन किया गया था। ChatGPT के अर्ली वर्जन्स इसी टेस्ला P100 चिप पे रन और ट्रेन किए गए हैं। टेस्ला P100 चिप के बाद 2020 में एनवीडिया A100 चिप लॉन्च करती है। A100 चिप टेस्ला P100 चिप से ज्यादा पावरफुल थी। गूगल, मेटा, OpenAI
जैसी बड़ी टेक कंपनीज ने अपनी एआई एप्लीकेशंस को रन और ट्रेन करने के लिए A100 चिप का यूज किया है। 2022 में H100 चिप लॉन्च होती है और इस चिप को स्पेशली जनरेटिव एआई और डीप लर्निंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए डिजाइन किया गया है। आज के टाइम में ये चिप एआई की बैकबोन बनी हुई है। एनवीडिया ने इन डेवलपमेंट्स के साथ हिस्ट्री क्रिएट करी है और फ्यूचर में भी यही उम्मीद है कि वो अपने ग्रोथ के न्यू रिकॉर्ड सेट करेगी। 3 फाउंडर्स में से 2 फाउंडर्स अभी भी एनवीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। जेनसन सीईओ है एनवीडिया में, क्रिस एज अ सीनियर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव है जो एनवीडिया के इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रोड मैप में डीपली इन्वॉल्व है। कर्टिस ने 2003 में एनवीडिया से रिजाइन कर दिया था और 2006 तक एनवीडिया से अपने सारे शेयर्स बेच दिए थे। डेनिस रेस्टोरेंट, जहां पे तीनों फाउंडर्स ने एनवीडिया को स्टार्ट करने की प्लानिंग करी थी, उन्होंने अपने मेन्यू आइटम में एनवीडिया ब्रेकफास्ट बाइट्स इंक्लूड किया है तीनों फाउंडर्स को ऑनर करने के लिए। जब कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो ये नहीं पता होता कि वो कितनी बड़ी बन जाएगी, लेकिन उसको स्टार्ट करने का करेज दिखाना और उस पे काम करते रहने से कभी ना कभी कुछ बड़ा क्रिएट हो जाता है। That's it for this video. This is Anisha Soni. Thank you for watching.